हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साधन। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, जहां पे हम बात करेंगे एक बिगिनर को क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए बिफोर ही इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मॉड्यूल 2। शेयर मार्केट दिखता तो ऐसा है, लेकिन असलियत में शेयर मार्केट होता क्या है? बेंजामिन ग्राहम दोस्तों वही हैं जिन्हें वॉरेन बफेट ने अपना गुरु माना है। और वॉरेन बफेट को तो सारी दुनिया जानती है, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि शॉर्टर टर्म यानी एक छोटी अवधि की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह होता है, यानी एक फ्लक्चुएटिंग होता है और ओपिनियन बेस्ड होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट एक विंग मशीन की तरह होता है, यानी अगर कंपनी में फंडामेंटली अगर वैल्यू है तभी वो स्टॉक मार्केट में टिक जाती है। शॉर्ट टर्म में काफी सेंटिमेंट्स पे चलता है मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ वजन चाहिए होता है कंपनी में, तभी उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल वैल्यूज के बेसिस पे स्टॉक की वैल्यू की जाती है। तो हम आपको लॉन्ग टर्म में कैसे अच्छे वजन वाले स्टॉक्स चुनने हैं ये बताएंगे। तो मॉड्यूल 2 में हम एक ऐसी वेइंग मशीन पे जज करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, एक है कॉस्ट और दूसरा मार्जिन। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक फार्मेसी का। एक फार्मेसी जनरली क्या करती है, वो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स से ड्रग्स खरीदती है और एक कंज्यूमर को ड्रग्स सेल कर देती है। तो अगर एक फार्मेसी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बैठे तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें जो उनके P&L अकाउंट में होनी ही है वो है सेल्स। सपोज ये फार्मेसी 1 लाख का सेल्स करती है पूरे 1 साल में, और वो फार्मास्यूटिकल्स से रॉ मटेरियल के रूप में मेडिसिन वर्थ 30,000 खरीदती है। उसे कुछ लोग रखने पड़ते हैं अपने शॉप पे और उसकी सैलरी वो 20,000 देती है। रॉ मटेरियल और सैलरी किसी भी फार्मेसी के लिए बहुत ही जरूरी खर्चे होते हैं, क्योंकि इनके बिना ये फार्मेसी ऑपरेशन में नहीं आ सकती। तो ये दोनों कॉस्ट एक तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाते हैं। इस फार्मेसी ने 1 लाख का सेल्स किया है, जिसे हम टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। फिर उन्होंने रॉ मटेरियल के रूप में 30 और 20,000 के खर्चे किए, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा हो जाता है। कोई कंपनी अगर ऑपरेशन में है तो उसे कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो ऐसे कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे कॉस्ट भी होते हैं जो कि इनकर होते हैं इवन इफ कंपनी ऑपरेशन में नहीं है, तो ऐसे कॉस्ट को नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट पे है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो भी 2 तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट या सर्विस से ट्रेस किए जा सकते हैं, तो वैसे कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि उस सर्विस या प्रोडक्ट से उनका कोई लिंकेज नहीं होता है और उनको वापस उस पर ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता, और ऐसे कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है। ऐसे कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। एक प्रोडक्ट कंपनी जैसे बाटा, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, जैसे लेदर खरीदती है। इस रॉ मटेरियल को आप शू से लिंक कर सकते हैं कि एक पेयर शू बनाने में 200 ग्राम लेदर लगा, 100 ग्राम फोम लगा। तो इस तरीके से आप उस कॉस्ट को उस प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल है। लेकिन अगर उस कंपनी ने शोरूम बनाया, शोरूम का रेंट पे कर रही है, उस शोरूम के रेंट का जूते के प्राइस से कोई लिंक नहीं होता, तो इन्हें आप शू के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लिंक नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम देते हैं। अब एक सर्विस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्फोसिस या कोई भी आईटी कंपनी। उसमें कुछ कोडर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट पे काम करते रहते हैं या किसी सर्विस पे काम करते हैं। तो उनकी सैलरी जो होती है वो भी एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉस्ट के अंदर लिखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में मुझे 10 लोग लगे जिन्होंने 10 घंटे डेली काम किया और 1 साल तक काम किया। तो आप एक इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर तक पहुंचेंगे जो बताएगा कि इतना कॉस्ट हुआ एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। तो ये एक ट्रेसेबल चीज है, इसलिए इसे डायरेक्ट कॉस्ट करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर कंपनी में किसी रिसेप्शनिस्ट को भी रखा हुआ है, तो उसकी सैलरी किसी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी से लिंक नहीं है, तो इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, इसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। तो इन दोनों एग्जांपल में आप अच्छे से समझ गए कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस से लिंक कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे आप लिंक नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं उसके अंदर आते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो उनका सप्लाई का कॉस्ट होता है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है प्लांट का रेंट या शॉप का रेंट, फिर यूटिलिटीज, बिजली का खर्च, एसी चलाने का खर्च, ये सारे खर्चे यूटिलिटीज के अंदर आते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। फिर वहां अगर आपने एक ऑफिस रखा हुआ है तो ऑफिस का जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी वगैरह जनरल ऑफिस एक्सपेंस में आते हैं, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होते हैं।
दोस्तों लेट्स से मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे एक शू बना करके अपने कस्टमर को बेचना है, लेकिन मैं शू पूरा अकेला नहीं बना सकता, तो मुझे कुछ सप्लाई चाहिए और उसके लिए मुझे सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। और वो रॉ मटेरियल सप्लायर जो है मुझे रॉ मटेरियल यानी कि लेदर सप्लाई करता है। इस रॉ मटेरियल के बदले में मुझे उसे लेट्स से 50 रुपीज पे करना होता है और ये शू मैं बना करके फिर कस्टमर को बेचता हूँ और कस्टमर मुझे 100 रुपीज पे करता है। तो इस एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल कॉस्ट 50 रुपये हो गए और सेलिंग प्राइस 100 रुपीज हो गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही रॉ मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में जाएगा। तो अगर हम रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट पूरा घटा दें तो हमें जो प्रॉफिट मिलती है उसे एक ग्रॉस प्रॉफिट का, ये वो नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में और भी 2 स्टेप्स आते हैं। रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया जहाँ पे शू मैन्युफैक्चरर था, उन्होंने 100 रुपीज के शू के लिए 50 रुपये रॉ मटेरियल में दिए, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50। अब मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, रो 3 डिवाइडेड बाय रो 1। तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी 100 माइनस 50 50 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू यानी 100, यानी कि 50%। ये शू मैन्युफैक्चरर 50% के ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छी कंपनियां वो होती हैं जिनका डायरेक्ट कॉस्ट लो होता है और ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होता है, हाई होता है और कंसिस्टेंट होता है, यानी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। क्या आपको पता है कि इन वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कितने ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं? सोचिए। इसका आंसर है 60%, जो कि एक बहुत ही हाई ग्रॉस मार्जिन दिखता है। तो सारी अच्छी कंपनियां जो 100 साल 50 सालों से पैसे बना रही हैं और अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे रही हैं, वैसी कंपनियां अच्छे खासे ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट कर। ये टेक अवे आपको लेना चाहिए इस वीडियो से। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेशंस का। हमने डाबर इंडिया का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड किया था अपने पुराने मॉड्यूल में, आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल और ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3475 और ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ 0 है। तो इन दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारा आएगा वो 3475 करोड़। फिर ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था वो 8514 था और उसमें हम 3475 घटा रहे हैं तो 5039 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो ग्रॉस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, 5039 डिवाइडेड बाय 851 यानी 60%। तो डाबर इंडिया भी 60% के ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट करता है, जो कि एक अच्छी खबर है डाबर के इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझने के लिए हम अपना पुराना एग्जांपल जिस शू मैन्युफैक्चर के बिजनेस को डिस्कस किया था वही फिर से लेते हैं। कभी कभी मैन्युफैक्चर को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है और ये सब करने में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे इस केस में सपोज 10 रुपए का कॉस्ट मार्केटिंग को जाता है, वो कॉस्ट मार्केटिंग एक्सपेंस के रूप में बिल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में मार्केटिंग एक्सपेंस एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट रजिस्टर होती है। अब आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके का होता है और हर एक इंडस्ट्री के अलग बेंचमार्क्स होते हैं। जैसे हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू काफी ज्यादा होता है, 40 to 50% होता है। तो अब जब आप डॉक्टर रेड्डीज या रैनबैक्सी जैसी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टडी करें तो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट काफी ज्यादा देख करके उस स्टॉक को इग्नोर ही ना कर दे। जैसा हमने आपको बताया, फार्मास्यूटिकल्स का डायनेमिक्स ये कहता है कि ये सेक्टर इन जनरली ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट पे ऑपरेट करता है। तो वैसे ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट 20 to 30% के रेंज में होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे जेएसडब्ल्यू, पीएनसी इंफ्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये काफी कम होता है। तो साधन आपको एक चीज और बताना चाहता है कि अच्छी कंपनी में इनडायरेक्ट कॉस्ट रेवेन्यू के एक परसेंटेज के रूप में अपने कंपटीशन की तुलना में कम होना चाहिए। यानी जब आप किसी कंपनी की इनडायरेक्ट कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो उस स्टॉक को उसी सेक्टर के यानी उसी इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक से कंपेयर करना चाहिए या कंपटीशन में देखना चाहिए कि इनडायरेक्ट कॉस्ट भी उसके आसपास ही है या नहीं। अब चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो रेवेन्यू में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को घटाने के बाद निकलता है।
तो ऐसे प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के गूढ़ रहस्यों की बात करें तो 3 चीजें होती हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये 3 ड्राइवर ही होते हैं जिनकी बदौलत किसी स्टॉक के प्राइस में अप्रिसिएशन होता है और इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। किसी स्टॉक के प्राइस का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। नंबर 2 इज हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। और नंबर 3 इज ऐसा सेक्टर जो प्रॉफिटेबल हो। ऐसे सेक्टर में उस स्टॉक का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये 3 चीजें ही हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो हाई आरओई जानने के लिए आपको रेशियो एनालिसिस की समझ होनी चाहिए। हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एनालिसिस करने के बाद ही निकाल पाएंगे। प्रॉफिटेबल सेक्टर ढूंढने के लिए आपको सेक्टर एनालिसिस आना चाहिए। तो ये करने में आपकी मदद करेगा साधन इन तीनों चीजों को फोकस में लिख करके वीडियो बना रहे हैं, और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो रेवेन्यू 100 रुपीज था, रॉ मटेरियल कॉस्ट 50 रुपीज, तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 माइनस 50। फिर एम्प्लॉय एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस जो हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़े 10 रुपए का वो है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60 रुपए हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगी वो 100 माइनस 60 यानी 40 होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू होता है, यानी कि रो 7 डिवाइडेड बाय रो 1। इसका मतलब होता है 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी 40%। तो ये शू मैन्युफैक्चरर की ऑपरेटिंग मार्जिन 40% हुई, जो एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया। प्रैक्टिकली अगर हमें किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? डाबर ने एम्प्लॉय एक्सपेंस डिक्लेयर किया है और अदर एक्सपेंसेस डिक्लेयर किया है। इन दोनों को जोड़ करके इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है 937 प्लस 1546 यानी 2483। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी 3475 प्लस 2483। हमने पिछले एग्जांपल में 3475 कैलकुलेट किया था डायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट 2483 यानी टोटल 5958। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा रेवेन्यू माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी 8514 माइनस 5958 2556। ऑपरेटिंग मार्जिन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी इस केस में ये 2556 डिवाइडेड बाय 8514, और इस तरह से हम 30% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे पहुंचते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन को इंटरप्रेट कैसे करें? ऑपरेटिंग मार्जिन 2 तरीके के मिलेंगे आपको। पहला टाइप है फ्लक्चुएटिंग ऑपरेटिंग मार्जिन, जैसा आपके सामने इमामी का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे प्लॉटेड है। तो इमामी की बात करें तो ये मार्जिन कभी 16-17% रहा है, कभी 31-32% हो गया है। तो ये काफी फ्लक्चुएट किया है ओवर द पीरियड, और इसमें एक साइक्लिसिटी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि इमामी अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट में अगर कोई प्राइस हाइक होती है उसे वो अपने कस्टमर को एज इट इज फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर वो अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट के इंक्रीज को कस्टमर को पास ऑन कर देता तो वो ये नंबर एक फ्लैट नंबर होता, लेकिन ये नंबर एक फ्लक्चुएटिंग नंबर है। तो ये बताता है कि इमामी की बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट देयर सप्लायर एंड अगेंस्ट देयर कस्टमर बहुत अच्छी नहीं है। तो साधन आपको बताना चाहता है कि अगर किसी कंपनी का ओपीएम फ्लक्चुएट कर रहा हो ओवर द पीरियड, तो ऐसी कंपनी के पास अपने रॉ मटेरियल को लेकर के एक चिंता बनी रहेगी। ऐसी कंपनी से वेल्थ क्रिएट करना आसान नहीं होगा। इसमें और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम बेटर ऐसी कंपनी ढूंढें जहां पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक स्टेबल मार्जिन रही हो। अब हम दूसरे साइड देखते हैं कुछ ऐसी कंपनी जिसकी ऑपरेटिंग मार्जिन काफी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड सेगमेंट से ही है। तो साधन आपको बताना चाहता है कि ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर ये नंबर एक इंप्रूविंग नंबर हो जैसा कि दाहिने वाले चार्ट में दिख रहा है, तो ये बताता है कि एचयूएल के पास एक सस्टेनेबल एडवांटेज रहा है। तो वो अपने रॉ मटेरियल के प्राइस में अगर कोई इंक्रीज होता है तो वो अपने कस्टमर को पास ऑन कर देता है, और इस तरह से अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहा है या ग्रो कर रहा है। तो हमें एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोटेक्टेड हो या ग्रो कर रही है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के बेसिक सूत्र को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।